हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं साइंस की। यहाँ पर 2016 का पेपर है जो सॉल्व करेंगे। मैंने कहा है 16, 17 सब करवा रहे हैं। अब आपका मैथ भी होगा, तो मैथ तो लाइव होगा, बाकी और सब्जेक्ट इस तरीके से आपको दिख जाएगा। जैसा भी होगा, मल्टीपल क्लासेस चल रही, लाइव भी बहुत हो रही है, तो कोई इसमें बहुत इशू की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहाँ पर बेसिक तरीके से जो भी आपके 2016 के पेपर में पूछा गया है या अब तक आया है, उनको हम डिस्कस करके यहाँ पर कर लेंगे, ताकि आपका एक बड़ा सा सेक्शन क्लियर रहे और आप अच्छे से पेपर को देख पाएँ। ये लास्ट टाइम है, हर चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर पूरी तरीके से आपको मैं सारा पेपर सॉल्व कराऊंगी 1 बाय 1 करके, और काफ़ी कुछ करवा भी दिया है, तो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी बहुत समय है। जैसे भी एग्जाम की जो भी अपडेट होगी सबके साथ शेयर होगी, कॉमन चीज़ें रहेंगी, तो जैसा भी होगा ऑफिशियल आएगा तभी आपको हर चीज़ बताई जाएगी। फिलहाल के लिए जब तक डेट नहीं आती, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जैसा भी डेट आएगा, शेयर होगा, तो आप उस हिसाब से हर चीज़ को पढ़ते समझते चलिएगा। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। यहाँ पर हम 2016 का साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज के इस पेपर में यहाँ पर क्या चीज़ है। आपको एक ही सिर्फ काम करना है, वो है टेलीग्राम को ज्वाइन करना। एग्ज़ाम तक ज़रूर ज्वाइन किए, ताकि आपको जो भी चीज़ें हों, शेयर हो रही कुछ भी है, तो वो आपको हेल्प मिल जाए, कहीं आप उससे छूट ना जाएँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ और बहुत सारी चीज़ें शेयर की जा रही हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, तो तैयार है आज की इस क्लास के? पूरी क्लास को एंड तक देखिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट बॉक्स में अगर वो चीज़ आती है तो उसका रिप्लाई ज़रूर यहाँ से आपको मिलेगा। क्लियर? पेपर का जो पैटर्न होता है वो आप जानते हैं कैसे आता है, क्या आता है, उसमें कुछ नई बात नहीं, लेकिन अब उसके आगे जो चीज़ें वो हमें डिस्कस करते हुए काम कर लेना है। तो मैं आपके साथ वो पहले दिखा देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे 1 बाय 1 करके। और आप लोग भी पूरी कोशिश करिए कि जब पेपर करवाया जा रहा है, एटलीस्ट उस क्लास के अवेलेबल रहिए, और वो वहीं पर सारे क्वेश्चंस को उसी टाइम पे फाइनल कर लीजिए कि हमने ये चीज़ें देख ली है, पढ़ ली, हमें फिर अब आगे चल के इसमें दिक्कतें या ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर ऐसा क्वेश्चन स्क्रीन में सामने आ रहा है, तो आप उसको क्विकली जो है तुरंत कर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं पेपर। आइए तो मैं आपको पेपर दिखाऊं। ये पेपर है आपका डीलेट 3rd सेमेस्टर की, पूरी चीज़ें यहाँ पर हैं, इतना समझ के चलना है आपको। ये 25 नंबर का आपका पेपर है, देख सकते हैं। पहले आपका बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, जैसे जो रहता है, मतलब उसी हिसाब से आपको पूरा पेपर दिया, और इस बार भी आएगा। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये बात आपको पहले से पता है। पूरे नहीं होंगे, बट कुछ हद तक तो होते हैं, तो वो आपकी हेल्प कर जाएंगे। तो हम वस्तुनिष्ठ से शुरुआत करते हैं। मैं क्वेश्चन आपको थोड़ा जूम आउट कर रही हूँ, देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पर सभी को दिख रहा है। निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या? मैंने कहा केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स सब मिला के कई सारी चीज़ें आएंगी। अब ये सूत्र वाली चीज़ें जो है थोड़ी टफ पड़ती, क्यों? क्योंकि हमें सारी नहीं याद होती, और हमें ये नहीं पता होता कि हमसे कौन सी पूछी जाएगी। लेकिन जितनी भी पेपर में पूछी गई, उनको एक जगह पर लिख कर कहीं रख लीजिए कि हाँ, ये चीज़ें ज़रूर पूछी गई थी। अगर उसमें से आता है तो आप कर ले जाएंगे, नहीं आता है तो नया भी आप लोग रिविजन करते रहेगा। तो यहाँ पर एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? एसिटिलीन जैसे पूछा, ऐसे और भी तो पूछ सकता है, कोई डिफरेंट भी तो आ सकता है। क्या कन्फर्मेशन है? तो ये CH4 है, C2H6 है, C2H4 है, और C2H2 है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? क्लियर होगा। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र यानी कि जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू, जिसके थ्रू हम यहाँ पर चीज़ों को कंडक्ट करते हैं। बताइए यहाँ पर क्या करना होगा। निम्नलिखित में से एसिटिलीन का जो रासायनिक सूत्र है, जो केमिकल फार्मूला है, वो क्या है? एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया है C2H2, ये आपका एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है, जो कि सही है। तो पहले में डी जितने भी फ्रेंड्स बता रहे हैं उनको 1 नंबर यहाँ पर आसानी से प्राप्त होता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, 2 कह रहा है, जब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो, केंद्र के मध्य रखी हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो पहला ऑप्शन है उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। दूसरा है सीधा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनेगा। उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनेगा। सीधा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। अब एक बात ध्यान रखें, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन 2016 में इस तरीके से पूछे गए, तो ये दिमाग में होना चाहिए कि भाई लेंस कैसे क्या बनेगा, क्या दिखेगा, क्या होगा, वो प्रश्न भी आने की संभावना दिख रही है। तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन से ये उल्टा बनेगा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ के चलनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखें, जितना जो सिंपल है सब आपको बताए चल रहे हैं, ताकि गलतियाँ ना हों। नेक्स्ट है, ये तीसरा है हरित लवक रहित पौधे का समूह क्या? रहित और सहित में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हरित लवक रहित पौधों का समूह क्या है? शैवाल है, कवक है, अनावर्त बीजी है, और उपरोक्त सभी। क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर क्लियर होगा? तो ध्यान रखिएगा,
कि हरित लवक रहित पौधे का जो समूह होता है उसको हम कवक कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वो फंगी कहलाता है। और शैवाल यानी कि अलगा कहलाता है। तो अलगा क्या होता है, फंगी क्या होता है, ये बायो का सेक्शन थोड़ा बहुत एग्जाम्पल ऐसे चीज़ें आनी ज़रूर चाहिए कि अगर प्रश्न आए तो आप पीछे ना हो और प्रश्न पीछे हो जाए चलेगा, लेकिन आपको अपना पूरा अच्छा नंबर गेन करना है। वैसे भी आपको पता है कि 20 तक मिल जाएगा तब भी बहुत रहेगा, तो थोड़ा सा हर चीज़ को देखिए और चित्र वगैरह को भी ज़रूर बनाइए। नेक्स्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड में किए गए कंपनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, आवर्तकाल, आयाग और आवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ का। वो एक किसी वस्तु पर प्रति सेकंड किए गए कंपनों वाइब्रेशन की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो होता है वो आवृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, फोर्थ में तीसरा ऑप्शन होगा। आगे बढ़िए फिफ्थ में, वायु दाब आरोपित करती, वायु दाब किस पे क्या आरोपित करती, केवल ऊपर की दिशा में होती है, नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में, किसी दिशा में नहीं। फिफ्थ में कौन सा ऑप्शन होगा, जो एयर प्रेशर होती है वो आरोपित क्या करती है, किस पे करती है, बता सकते हैं। अच्छा प्रश्न है फिलहाल के लिए। तो एयर प्रेशर कह सकते हैं कि चारों दिशाओं में प्रॉपरली वर्क करती है। ये नहीं कि एकदम फिक्स है कि ऊपर ही करेगी नीचे करेगी कहीं नहीं करेगी, नहीं, चारों दिशाओं में वो इक्वली अपना कर सकती है जिस तरीके से वहाँ पर टर्म्स ऑफ कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये रहे 5 आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 5 में से 5 मिला क्या, 5 में से 5 गेन हुआ। आपने देखा फिजिक्स के क्वेश्चंस 2016 के पेपर में ज़्यादा पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा फोकस करके चीज़ों को देख के चलिए कि कहीं आपसे छोटी मोटी गलतियां ना हो, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम 5 नंबर ये गेन कर लेते हैं तो बाकी साइंस में और लेकर हमें 12 के ऊपर पाना, जिन्हें पासिंग पाना है तो वो हर तरीके से प्रयास करें कि जो चीज़ें हर विषय में सरल हो उस पर कमांड होना चाहिए। अगर उससे प्रश्न आए तो एटलीस्ट आपका वो सेक्शन का प्रश्न बिल्कुल आपके हाथ से ना छूटे। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ कर लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है, एनीवन एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपको रिप्लाई ज़रूर मेरी ओर से ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़िए, चलिए अब बात कर लेते हैं अतिलघुत्तरी की। मैं जूम आउट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, यांत्रिक ऊर्जा कैसे, फिर फिजिक्स का क्वेश्चन आया, सूत्र लिखिए। अब यांत्रिक ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, कई सारी एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा का टॉपिक आपके सिलेबस में आएगा। मैंने ऊर्जा से प्रश्न भी करवाए हैं, एमसीक्यू और भी करवा देंगे। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं तो देख लीजिए। 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन आइए दिखाते हैं आपको। मैंने भाई लिया है आंसर, जो भी मुझे लगा कि नहीं दिखा देना चाहिए ताकि आप कर ले जाओ, तो मैंने आपको कोशिश की। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की स्थितिज और गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इंग्लिश में, और काइनेटिक एनर्जी वो गतिज को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पता है कि नहीं पता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा वस्तु की स्थितिज और गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, यानी कि क्या होती है, एकदम इक्वल होती है। यांत्रिक ऊर्जा की गणना करने का सूत्र के जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² है और पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh है। कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वस्तु की स्थिति और गतिज ऊर्जा के इक्वल होती है, बराबर होती है, और जो इनका गणना करने का सूत्र होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh। ये ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो ऐसे छोटे छोटे सूत्र है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिल जाएंगे, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि कहीं ये गलती ना हो जाए, इसलिए आप आराम से उन चीज़ों को करते हुए चलेगा कि आपका मिस आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने 6 बता दिया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दिया है प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। मतलब जो आपके प्रतिध्वनि के साउंड्स होते हैं उनको सुनाई देने के लिए ध्वनि का उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की जो न्यूनतम एक जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो शायद 17.6 है या 16.6 है। हाँ, ये देखिए 16.6 मीटर, सबसे मिनिमम दूरी जो होनी चाहिए वो 16.6 मीटर की ही होनी चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, तो इस तरीके से भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं, देखते हैं। अभी फिलहाल तो 16 का डिस्कस कर रहे हैं, आगे का और पेपर जो रहेगा वो देखेंगे क्या वर्षन बन रहा है। अब सिराएँ क्या होती हैं, इनका मुख्य कार्य क्या। देखो फ्रेंड्स, बायो के क्वेश्चन हैं छोटे छोटे। अब सिराएँ क्या होती हैं, वेन्स क्या होती है, आर्टरीज क्या होती है, थोड़ा सा ऐसे प्रश्नों को बेसिक जो है मैं एक लाइन में 1 लाइन में करा दूंगी, तो थोड़ा इनको खुद से खूब पढ़ के चलिए। इन टॉपिक पर रिवीजन कर लिए, दो एक लाइन कहीं पर लिख लिए, इतना ही आपको अगर आ जाता है तो बनाकर लिख दीजिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, बायो का प्रश्न है। ठीक है, कोई समस्या किसी को है।
अब देखिए क्या होती हैं, ये सिराएँ के बारे में बता देते हैं आपको। देख लीजिए मैंने लिया हुआ है। सिराएँ जो होती हैं वह रक्त वाहिकाएँ होती हैं, यानी कि ये इसमें ब्लड फ्लो होता है, ध्यान रखना। ये ब्लड वेसल्स होती हैं। सिराएँ वह रक्त वाहिकाएँ हैं जो हृदय तक लेकर ब्लड को हृदय हार्ट तक ले जाती हैं, ठीक है। वहीं धमनियों का काम हृदय से, वहीं पे जो धमनियाँ होती हैं उनका काम हृदय से आगे के शरीर के अंगों में ऑक्सीजन युक्त खून पहुंचाने का होता है। धमनियों और सिराओं में अंतर अनेक उनके कार्य के बेस पे होता है। मानव शरीर में करीब 175 प्रकार की सिराएं होती हैं और 250 प्रकार की धमनियां होती हैं। मतलब ये ब्लड वेसल्स होती है एक प्रकार से कह सकते हैं, और हृदय तक ब्लड ले जाने का काम इनको जिम्मेदारी दी जाती है। और आपको पता है कि साइंस में जो जिसका काम है वो पहले से उन्हें पता है, वो चीज़ वैसे ही करते हैं। आप चाहिए तो यही चीज़ लिख सकते हैं सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको पूरा अच्छे से मिलेगा। अगर आपको कुछ और याद है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू फिलहाल के लिए नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको 8th भी बता दिया। 9th देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, कोई 2 उदाहरण बताइए। प्रतिवर्ती क्रिया पूछ रहा है 9th का। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं ये बताइए। तो ऐसे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं ये बताइए। ऐसे बढ़िया ये एक नंबर के जो प्रश्न जिसमें हमें 2-2 एक लाइन लिखनी है, ये अच्छे प्रश्न हैं। अब इनको आप एक शॉर्ट लिस्ट में रखिए, अगर सीरीज में दिया गया है तो ठीक है, नहीं दिया गया तो यहाँ से देख लीजिए, ये PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ईच एंड एवरीवन जल्दी से क्विक रिप्लाई करते हुए जल्दी से करिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें करवानी है, लाइव क्लासेस भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें और भी करनी है। तो इसके बेसिस से जो पेपर्स वगैरह हैं, क्योंकि कई सालों के पेपर हैं, कई सारे करने हैं, 8-8 पेपर हैं, तो काफ़ी समय लगेगा। इसीलिए मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि कम समय में आप इन चीज़ों को भी अपनी आँख से ज़रूर देखे रहें, कि अगर वो चीज़ वहाँ पर सामने आ रही है कुछ भी है तो आपके हाथ से नहीं मिस होनी चाहिए, आप उस पर 100% 2 लाइन 3 लाइन तो लिख ही लेंगे। क्लियर है? क्लियर हुई बात, समझ में आया? चलिए फटाफट क्लास को लाइक, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, फिर आपको मज़ा बहुत आ जाएगा। एग्जाम तक ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपका 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम बढ़िया हो जाए। तो ये आपका तीसरा एग्ज़ाम है, बाकी 4th बचेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर आपको प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पूछा था। एक प्रतिवर्ती क्रिया पर्यावरण में किसी भी चीज़ के प्रति त्वरित होती है, सहज और अप्रत्याशित प्रतिक्रिया को रिप्रेजेंट करती है। जैसे गर्म बर्तन के शक्कर में आने पर आपकी उंगलियां तुरंत पीछे है। जैसे गर्म चाय छू लो या कोई चीज़ छू लो, तो आपकी उंगली को आपको कहना नहीं पड़ता कि तुम पीछे हो, अपने आप हटती है। तो वही है प्रतिवर्ती क्रिया। पर्यावरण में जो भी चीज़ इन्वायरमेंट या वातावरण में आपके इर्द गिर्द होती हैं, चीज़ों के प्रति वो तुरंत एक्सलेटेड मतलब त्वरित रहती है, और वो चीज़ सहज प्रतिक्रिया उसके विपरीत में कर देती है। तो ये आपका 9th है। जैसे यहाँ पे तेज तीव्रता वाली प्रकाश चमक में आँख में बहुत तेज लाइट होती है, ठीक है, अचानक जल जाए या आप उसके सामने पड़ जाओ, तो देखो आपकी आंखें क्या होती है, बंद हो जाती है। तो आप क्या आँख को आधे से बंद नहीं, ये सब प्रॉपर अपने तरीके से सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके थ्रू सारी चीज़ें अपने आप होती हैं। आपको उनको कहने से गाड़ी चला रहे हो ब्रेक लगा देते हो, कहते हो क्या ब्रेक लगाओ, ब्रेक नहीं ना, वो अपने आप ऑटोमेटिक हाथ होता है। तो के सेम तरीके से काम करना। भूख लगने की स्थिति में लार निकलना, ठीक है, भूख लगने की स्थिति में लार निकलना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, जो कि मैंने आपको सिंपली बता दी। तो प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में प्रश्न आएगा, जो कि आपके फिजिक्स के सेक्शन का है, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रख के चलना होगा। ये फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, देखिए आपको लिखने को ज़रूर आएगा। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिन्हें खत्म नहीं किया सकता, जिनको हम डिस्ट्रॉय पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं, जिनका पुनः हम उपयोग कर सकते हैं, दोबारा से उनको हम यूज़ करते हैं। नवीकरणीय संसाधनों के रूप में हवा, पानी, मिट्टी, सौर ऊर्जा, ये सारे शामिल होते हैं। नवीकरणीय संसाधन के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आपने देखा है कि एग्जाम्पल से ही मल्टीपल चॉइस ज़्यादा बनता है, तो उस हिसाब से प्रिपेयर रहिए कि चीज़ें आपकी गलत ना हो रहा, आप उन चीज़ों को अच्छे से इन्वॉल्व होकर काम कर लें। नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन पूछा गया है। वो क्या होता है, 11 प्रश्न है, यानी कि अति लघुत्तरी में 11 तक आता है, आपको पता है, वो मैंने करवा दिया। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, एक या एक से अधिक नए नए पदार्थ बनते हैं, क्योंकि रासायनिक क्रिया जो होती है वो किसी दो को मिलाकर, किसी दो को ऐड करके तीसरा कुछ बनाते हैं। तो जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे पाचन, फलों का पकना, खाना डाइजेस्ट हो जाना, तो उससे जो चीज़ें काम के लगना, फिर और वेस्ट हो जाना, फल का पकना, अंगूर का जो फर्मेंटेशन होता है वो सब, तो ये सारे बहुत सारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन के कारण ही होता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो ये रहे आपके लघुत्तरी के सारे प्रश्न मैंने करवा दी। मोस्टली हम लोग का टारगेट लघुत्तरी तक ही रहता है। फिलहाल पेपर में देख लेते हैं लघुत्तरी क्या दिया है। देखिए, लघुत्तरी कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण से क्या अभिप्राय है और अपने स्तर से पर्यावरण को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और आराम से 2 नंबर इसमें खूब ढेर सारा लिखकर आराम से गेन कर सकते हैं। इसमें आप तो बना कर भी कम से कम 4-5 लाइन लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो प्रश्न ईजी लगे और समझ में आ रहा है कि हाँ आ रहा है, उसको खूब भर के अच्छे साफ सुथरा लिखिएगा, कम से कम उसमें नंबर मिले पूरा। ठीक है। उसके बाद स्टरलाइजेशन विधि से खाद्य पदार्थों को कैसे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखा जा सकता है, बताइए। जो दूध वगैरह होता है, पास्चुराइजेशन विधि होती है, फर्मेंटेशन, केक वगैरह बना रखते हैं या पैकेट के जो खाने आते हैं फ्रोजन फूड, ये सब कैसे करते हैं, इसी विधि के थ्रू करते हैं। उनकी लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए बहुत सारी विधियां रहती हैं। अभिसारी और अपसारी लेंस में अंतर क्या होता है, संक्षेप में बताइए। हो सकता है कि चित्र भी बना, देखो यहाँ पे लिखा भी है सचित्र संक्षेप में समझाइए। तो आपको चित्र वगैरह भी लेंस का बनाना वगैरह आना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के भी क्वेश्चंस के चित्र आ जाएंगे। धातुओं के संरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली जो विधि होती है, लोहे वोहे में जंग ना लगे, वो ही पूछ रहा है कि क्या होती है। देखते मैंने क्या क्या लिया है आपको। देखिए, पहले जब पर्यावरण की बात आती है तो पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना, उनकी रक्षा करना, उनको बनाए रखना हमारा कर्तव्य होता है, क्योंकि हम वहाँ पर खुद रहते हैं। अगर हम गंदगी करेंगे तो वो गंदगी हमारे नाक कान आँख में जाएगी और हमें ही नुकसान करेगी। अधिक जनसंख्या और यहाँ पर जो है साइंटिफिक इन्फ्यूज़न होता है, ओजोन डिप्लेशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए हमें वनों की कटाई, डिजर्टिफिकेशन, प्रदूषण, ये सब काम को गंभीर खतरा होता है। तो हमें सब काम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, कूड़े की जगह पे कूड़ा फेंकना चाहिए, हर जगह नहीं फेंकना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम करके अपने पर्यावरण को सुधार सकते हैं और अपने लिए ही, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको हम सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक पूछा गया था स्टरलाइजेशन विधि क्या होती है। तो इस प्रणाली में जो तरल पदार्थ वगैरह होते हैं उनको ट्यूबलर हीट, बहुत ज़्यादा हीट के साथ जो है एक्सचेंजर से तेज़ी से उनको गर्म करके उनको स्टरलाइज किया जाता है, फिर बाद में उनको ठंडा करके उनको पैक किया जाता है। डिब्बों और ढक्कनों को सुपरहीट भाप से स्टरलाइज किया, ढक्कन वगैरह भी बहुत टाइट रहते हैं, देखो सब नहीं खुल पाते आसानी से। तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि ताकि खाद्य पदार्थ खराब ना हो, उसकी लाइफ साइकिल बढ़ी रहे, इस तरीके से बहुत सारी विधियों को करके उसको लाइफ साइकिल बढ़ा के, क्योंकि आज पैक हो रहा है फिर माल स्टोर पर जाएगा, फिर कब बिकेगा, कस्टमर कब खाएगा, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी भाई, विधियाँ हैं, प्रोसेस है और 2 नंबर के प्रश्न है तो आपको बड़ा बड़ा सेक्शन में करके लिखना ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपसे लेंस में डिफरेंस पूछा गया था। तो उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और उस पर पड़ने वाला समांतर किरण पुंज जो से फोकस पड़ता है वो एक बिंदु पर अभिसारित हो जाता है, जबकि जो अवतल लेंस होता है वो बीच में अपेक्षाकृत पतला होता है। बीच में क्या होगा, पतला बना रहेगा और उस पर पड़ने वाला समांतर किरण पुंज बिंदु से अपसारी होता है। ये अभिसारित होता है, वो अपसारी होता है। तो यहाँ पर है उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी। देखो अवतल लेंस और उत्तल लेंस इस तरीके से पढ़ोगे तो अलग बात है, अभिसारी और अपसारी पढ़ोगे तो थोड़ा काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो कोई एक ही पढ़ के चलिए या जानते रहिए तो ध्यान में रहे, ऐसे एक का ही जानिए कि उत्तल अभिसारी, तो आपको पता रहेगा कि उत्तल अगर अभिसारी है तो अवतल आपका अपसारी ही होगा। तो दोनों के बीच में अंतर है, यही अंतर लिखना तो लिख दो या कोई और लिखना चाहो तो आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आप धातुओं को कैसे बता सकते हैं। तो लोह धातु को जंग लगने के तरीके हैं, उनको पेंट कर दो, गैल्वनाइजेशन वाला विधि कर दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, इस तरीके से हम उनको जंग वंग ना लगे। जैसे मॉइस्चराइजर ह्यूमिडिटी मिलेगी तो उन्हें जंग लग जाएगा, तो उनको रोकने का वो तरीका होता है कि वैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने 15 तक आपको यहाँ पर बता दिया। 16 देखते हैं क्या है। 16 कह रहा है अनुकूलन किसे कहते हैं, मरुस्थलीय अनुकूलन के सापेक्ष सहित समझाइए। मरुस्थल में वही जो कांटे वाटे बदल जाते हैं कैक्टस के प्लांट पे, ये डीएड फर्स्ट सेमेस्टर में था। नेक्स्ट है कार्बनिक रसायन क्या होता है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, जैसे कार्बन की चेन बनती है वही चीज़ यहाँ पर कैटेनेशन के प्रोसेस है। अब कैटेनेशन का एक एग्जांपल आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और एक आपको फूल का चित्र बनाना है, तो देखो चित्र 2 आए हैं इस बार, 16 के पेपर में 2 आए हैं। अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में सुगमता पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए, वंश वृद्धि के लिए, जीवन की शरीर में संरचनात्मक और क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया। मतलब कि आपको ये कैसा प्रक्रिया होती, प्रोसेस है जहाँ पर वातावरण में जो कुछ भी चीज़ें हैं उन्हीं के साथ अपना जीवन बनाना, अपनी जनरेशन को बढ़ाना, अपनी चीज़ों को एकदम रचनात्मक और क्रियात्मक तरीके से एक स्थायी परिवर्तन करके उनको बेस्ट से बेस्ट करना। तो ये प्रोसेस जो होता है वो अनुकूलन के द्वारा ही होता है। कार्बनिक रसायन क्या होता है, विज्ञान में कार्बनिक पदार्थ और यौगिक के अध्ययन पर कार्बनिक विज्ञान का क्षेत्र है, जहाँ पर हम आणविक संरचना यानी कि जो एटम्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन चीज़ों को, कार्बन जो भी चीज़ें रहती हैं जैसे CH4 है तो कार्बन का एक मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल से मिलकर मीथेन बनता है।
तो कार्बन होता है जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर जैसे अन्य तत्वों के साथ संयुक्त होता है, इन सब के साथ मिलकर वो रिएक्शन करता है। तो कार्बनिक रिएक्शन क्या होते हैं, वो थोड़ा बहुत भाई केमिस्ट्री भी आ रही है, 16 के पेपर में पूछी गई है, तो 24 के पेपर में काफ़ी कुछ प्रश्न आएगा, थोड़ा सा उस लेवल से भी खुद को तैयार करके चलिए। फिर आपको एक चित्र दिया गया था, ये चित्र है, दिख रहा है। अब इसका चित्र बनाइए, इनके नाम हम ये स्क्रीनशॉट लीजिए, ज़रा स्क्रीनशॉट लीजिए, हिंदी में नाम लिखा हुआ है ना, तो ऐसे आप लोग सीखिए और बनाइए। तो ये रहे 18 के 18 प्रश्न जो कि मैंने इस तरह से करवाए। बाकी और भी जो सब्जेक्ट है सारे के सारे हो रहे हैं, सब रेगुलर होंगे। बस आपको टाइम पर आना है, चीज़ों को सीखना है, समझना। टेलीग्राम तो ज्वाइन है, जब तक एग्जाम नहीं होता है। कोई दिक्कत है तो पूछिए, जितना होगा उतनी हेल्प आपकी की जाएगी, लेकिन आपको तैयारी करनी होगी, तभी चीज़ें आसान तरीके से हो पाएंगी। ठीक है, ऐसे स्माइल करिए, सीखिए, आगे बढ़िए। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, नोट सारी अवेलेबल हैं, सभी को आपको बता देते हैं। अच्छे से सीखिए, समझिए, और आपको 50% ऑफ पे भी नोट्स मिल रही है, ताकि अगर नहीं पढ़ा है तो वहाँ से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से करें, जो आपको उचित लगे, क्योंकि 90% ले आना है, पास होना है। तो जो बेस्ट लगे वो आप बेस्ट वे में चूज़ करके अपना काम करिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, की स्माइलिंग।